नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारी स्पेशल एजुकेशन में जो हमारी डीएड और बीएड के लिए जो हमारा सिलेबस चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, उसमें हमने आज तक 3 यूनिट जो है हमारी कंप्लीट हो गई है और हम आज यूनिट 4 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विकलांग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक क्रियाएं। विकलांग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, इनको हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं 4th यूनिट में। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक क्रिया जो होती है बच्चों के अंदर, वो आती है ध्यान की। यदि हम बात करते हैं कि ध्यान क्या होता है, ध्यान का मतलब होता है कि जैसे यदि माना कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ या बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपसे बार बार इस बात के लिए कहूंगा कि भाई मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, बोर्ड पर मैंने जो लिखा है उसको आप ध्यान से देखिए। तो ध्यान जो शब्द है ये बच्चे को, बालक को या व्यक्ति को क्या करता है, उस जो भी हम सिखाना चाहते हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, उसको सीखने में मदद करता है, उसकी तरफ उसका ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जैसे ध्यान के हमने माना कि हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और स्टेशन पर भी हमारी जो अनाउंसमेंट जो होते हैं, घोषणाएं जो होती हैं, वहां पर भी हमको ध्यान शब्द का प्रयोग करते हुए आपने देखा होगा। जैसे माना कि आपसे किसी ट्रेन की उद्घोषणा हो रही है तो वो आपसे कहेंगे कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ध्यान दें मतलब वो आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, वो आपके ध्यान को अपनी ओर लाना चाहता है, वो आपसे कहना चाहता है कि मेरी बात आप सुनिए, जो भी बातें आप कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ें। इससे क्या होता है कि हम अन्य कार्यों को छोड़कर हम उस बात पर ध्यान देते हैं। तो ये हमारा जो है वो ध्यान है। ध्यान हमारे मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाता है। हम उस वस्तु की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ, उस घोषणा की तरफ हम क्या करते हैं, ध्यान देते हैं और उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ध्यान के कार्य क्या होते हैं। ध्यान के कौन कौन से कार्य होते हैं, मतलब ध्यान जो है वो क्या काम करता है, ध्यान के कार्य। तो ध्यान के कार्यों में अपन यदि पहले कार्य की बात करें तो चेतावनी देने वाला कार्य ये करते हैं। कौन सा काम करते हैं, चेतावनी देना। ये आपको ध्यान जो है वो चेतावनी देता है। चेतावनी मतलब आपको सबसे, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब हम स्टेशन पर होते हैं तो एक ट्रेन की उद्घोषणा होती है, तो उसमें सबसे पहले हमें एकदम अलर्ट किया जाता है, एक चेतावनी दी जाती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मतलब आपको ध्यान देने के लिए उधर बोला जाता है, जिससे कि आप चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर और उसकी बात पर ध्यान देते हैं। एक आपका चयनात्मक कार्य ये करता है, चयनात्मक कार्य। ध्यान से हमारा जो है वो चयनात्मक कार्य कैसे होता है, माना कि अपन किसी भी बात पर ध्यान दे रहे हैं, तो ध्यान जब हम देंगे तो उस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे और समझने के बाद में हमको ये पता चलेगा कि ये जो कार्य है, ये जो बात है, ये जो मैं कुछ सीख रहा हूं या जिस पर भी मैं ध्यान दे रहा हूं, ये मेरे काम की वस्तु है, ये काम का ज्ञान है, काम की चीज है या नहीं है। यदि काम की चीज है तो व्यक्ति क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और यदि काम की चीज नहीं होगी तो व्यक्ति उसको क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। मतलब हम उस चीज की तरफ ध्यान फिर नहीं देंगे, उसको नहीं मानेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमने उसके बारे में कुछ पता नहीं चला तब तक हमें उसको ध्यान देना पड़ेगा। और जब हम ध्यान दे लेंगे तो हमको एक चयन करने का ऑप्शन हमारे पास में होता है। हम उसको चयन कर सकते हैं कि भाई ये बात मुझे माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। एक
हमारा अगला इसमें बिंदु होता है सीमित क्षमता। सीमित क्षमता, एक व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो आपको पता है कि सीमित होती है। मतलब एक व्यक्ति जो होता है उसकी, आप मस्तिष्क की बात करें, उसके दिमाग की बात करें, तो एक कोई भी जानकारी हो, कोई भी ज्ञान हो, उसको लेने की, उसको प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वो उसकी क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन यदि वो किसी बात पर ध्यान देता है, माना कि इस बात पर उसने ध्यान दिया और यहाँ पर उसने 10 बातें जो है यहाँ पर सीखी, मतलब 10 बातों पर उसने ध्यान दिया। बातें कितनी थी, 10, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो कैसी है, सीमित है। जब उसकी क्षमता सीमित है तो वो क्या करेगा कि इसमें से जितनी उसकी क्षमता होगी उतनी बातों को वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब उतनी बातों को वो समझ लेता है, उतनी बातों को वो अपने अंदर बिठा लेता है, अपने अंदर उनको सुरक्षित कर लेता है। तो ये क्षमता का सदुपयोग भी हम किसके द्वारा कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। और एक इसमें होती है सतर्कता। सतर्कता मतलब अटेंशन। अटेंशन आप कब रहेंगे, जब आपका ध्यान होगा। मतलब आपकी बात, आप कहीं पर भी जहां पर बैठे हैं, यदि आपका ध्यान जो है वो सही ढंग से कार्य कर रहा है तो वहां पर आप कैसे रहेंगे, आप वहां पर सतर्क रहेंगे। आपका कोई भी काम यहाँ पर खराब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उस पर आप अपना ध्यान जो है, अपना फोकस जो है वो बनाए हुए हैं। मतलब वहां पर आपका ध्यान पूर्ण रूपेण उस कार्य पर लगा हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे ध्यान देने योग्य कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारे ध्यान देने योग्य हैं, और ऐसे कौन से कारक हैं जिनको हम ध्यान नहीं दें मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन कारक पढ़ेंगे कि कौन कौन से ध्यान देने योग्य कारक हैं। ध्यान देने योग्य कारक, ध्यान देने योग्य कारक। अब इसको हमने दो भागों में व्यक्त किया है। यदि पहली बात करें तो हम बाह्य कारक, कौन से कारक पढ़ेंगे हम, बाह्य कारक। बाह्य कारक जो होते हैं, बाहरी कारक का मतलब होता है बाहरी कारक। बाहरी, एक बाहरी कारक होते हैं और एक आंतरिक कारक होते हैं। तो बाहरी कारकों में सबसे पहले यदि बात आती है हमारी तो होती है तीव्रता। सबसे पहली कौन सी चीज होती है, तीव्रता। तो तीव्रता जो है वो एक ध्यान की क्या होती है, एक कंडीशन होती है। तीव्रता एक ध्यान की स्थिति होती है। क्यों, क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज पर ध्यान देते, माना कि आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं और यदि आप अपना ध्यान पूर्ण रूप से इसी चीज पर दे रहे हैं तो आपके जो समझने की जो क्षमता है या समझने की जो गति है वो आपकी क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाती है। एक आपका क्या है, उत्तेजना का आकार। उत्तेजना का मतलब, उत्तेजना मतलब आपके अंदर जब भी आप किसी चीज को ध्यान देते हैं, माना कि मैं आपको 10 बातें बता रहा हूं, 10 बातों में से आपने 2 बातें जो है, जो 2 बातें आराम से अच्छे ढंग से आपने सीख ली, तो आपका क्या करेगा, यहाँ पर आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। आत्मविश्वास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि मैं इस कार्य को सीख सकता हूं, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं और सीख सकता हूं। तो हमारे अंदर जो है वो एक तरीके से उत्तेजना क्या होती है, प्रबल होती है, उत्तेजना बढ़ती है। एक प्रभावशील गुणवत्ता, एक कारक होता है इसका प्रभावशील गुणवत्ता। प्रभावशील गुणवत्ता भी हमारे ध्यान से आती है, क्योंकि प्रभावशाली जो गुण होते हैं हमारे एक व्यक्ति के अंदर जो है वो प्रभावशाली कुछ गुण होते हैं, मतलब जो हमेशा उस व्यक्ति को अपने प्रभाव में रखते हैं। जैसे हमने देखा होगा, अरे भाई उस व्यक्ति का तो स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव का मतलब वो प्रभावशाली उसका गुण है, मतलब वो उस गुण ने, उस आदत ने, उस स्वभाव ने, उस भाव ने व्यक्ति के ऊपर प्रभाव जमाया हुआ है।
तो ये प्रभावशाली जो गुणवत्ता है ये भी हमारे किससे आती है, ध्यान से आती है। जैसे माना कि किसी की पढ़ने में रुचि है, तो वो जब भी पढ़ाई की बात आएगी तो वो पढ़ने पे अपना क्या करेगा, ध्यान लगाएगा। तो ये प्रभावशाली गुणवत्ता भी इसके अंदर होती है। एक होती है आपकी इसके अंदर गति। आपको पता है कि ध्यान देने से किसी भी चीज पर आप ध्यान देंगे तो गति जो है वो आपकी बढ़ेगी और आप बड़ी से बड़ी चीजों को आसानी से आप समझ पाएंगे, आसानी से आप उनको सीख सकते हैं, आसानी से आप उनको कर सकते हैं। और एक है दोहराव। यदि आपने आपके अंदर ध्यान जो है, ध्यान देने वाली जो चीजें हैं वो अच्छी है, तो आपका क्या होगा कि आप अपने जो चीजें हैं, जैसे जो आपने माना कि यहाँ पर अपन बात करें तो आपने यहाँ पर दो बातें जो है सीखी है, तो इन दो बातों का यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोहरान करेंगे। दोहरान करेंगे मतलब आपका ध्यान इनकी तरफ गया था तो आपने इनको सीखा और आपने इनको सीख कर अपने अंदर बिठा लिया और अपने अंदर बिठाकर हम इनका क्या कर रहे हैं, दोहरान कर रहे हैं। ये आपके क्या है, बाह्य कारक है। ये आपके क्या है, बाह्य कारक है। अब अपन पढ़ेंगे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, अंदर के कारक कौन कौन से हैं। आंतरिक कारक, आंतरिक कारक जो है उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रुचि। व्यक्ति की जो रुचि है वो बहुत मायने रखती है। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज, 1 मिनट आपका ध्यान इधर से और आप दूसरी चीज पर लेकर जाऊंगा कि बहुत से बच्चों का कहना ये होता है कि सर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है तो जरूर है कि आपका मन कहीं ना कहीं जरूर लगता है। या तो आपका खेलने में लगता है, या आपका सोने में लगता है, या आपका खाने में लगता है, या आपका मन शैतानी करने में लगता है, या कहीं ना कहीं आपका मन अवश्य लगता है। तो कभी आपने विचार किया है कि मन मेरा पढ़ाई में नहीं लगता लेकिन खेल में लगता है, तो खेल में क्यों लगता है? तो सबसे पहले ये जो रुचि शब्द है ना, इसका बहुत मतलब महत्व होता है हमारे हर काम में। माना कि आपकी खेल में रुचि है तो मन आपका खेल में ही लगेगा। यदि आपकी खाने में रुचि है तो आपका मन खाने में ही लगेगा। तो रुचि जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि जैसे माना कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप जिन बच्चों की पढ़ने में रुचि है वो बच्चे जो है मेरी बातों पर ध्यान देंगे, मेरी बातों पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। और जिनकी पढ़ने में रुचि नहीं होगी वो मेरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान के लिए मतलब ध्यान देने के लिए रुचि कारक का मतलब रुचि का होना बहुत आवश्यक है। यदि आपकी बड़े व्यक्तियों के जो कुछ बातें होती है, अच्छी बातें जो हमको समझाते हैं, उसमें यदि आपकी रुचि है तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनोगे। उनकी रुचि नहीं है, आप कहोगे ये तो वैसे ही बड़बड़ाते रहते हैं, तो वैसे ही फालतू की बातें करते रहते हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उनकी बातों को नहीं सुनूंगा। तो कुल मिलाकर जो है हमारे अंदर आंतरिक कारक है, ये हमारे अंदर जो है एक रुचि होनी चाहिए किसी बात को सीखने की। एक होती है नवीनता। एक क्या होती है, नवीनता। क्योंकि व्यक्ति के अंदर जब माना कि हमको हर चीज के लिए ये रुचि चाहिए, रुचि चाहिए, तो एक ही काम को यदि आप बार बार करोगे तो उसमें एक दिन क्या होगा, रुचि समाप्त हो जाएगी। जैसे आज माना कि हम भोजन बनाते, खाना बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि डेली हम एक सब्जी नहीं बनाते। कल यदि हमने आलू टमाटर बनाया, आज कोई कहेगा आलू टमाटर बना लो, तो हम क्या कहेंगे, अरे कल ही तो बनाया है। ऐसा नहीं कि हमको वो बुरा लगता है, ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं खा सकते, लेकिन हमने कल बनाया, मतलब उसके अंदर नवीनता नहीं, उसके अंदर क्या नहीं है, नवीनता। और नवीनता नहीं है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा, अरे कि नहीं बनाना। तो नवीनता का होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कल मैं कोई नई चीज आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी रुचि रहेगी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। लेकिन यदि मैं इसी टॉपिक को रिपीट करूंगा तो आपकी जो ध्यान है, आपका जो ध्यान है वो आपका नहीं लग पाएगा। एक पॉइंट आता है आपका दुर्बलता, दुर्लभता। दुर्लभता मतलब जब आपको कोई चीज कठिन लगती है,
कोई चीज आपने देखा होगा कि भाई जैसे कोई मैथ है या कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, वो कहेंगे कि सर ये तो हमारे लिए बहुत कठिन है, हमको तो ये बहुत बेकार लगता है, हमको ये बहुत टफ लगता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, हम उसकी तरफ ध्यान देने का प्रयास करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि ये टॉपिक जो है वो हमारा क्लियर हो जाए, मतलब ये आसानी से हमारा क्लियर हो, तो हम उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। एक सहज ज्ञान, एक सहज ज्ञान, जब हमको कोई भी ज्ञान या कोई भी चीज आसानी से समझ में आती है तो उसकी तरफ भी हमारा जो है वो ध्यान अधिक जाता है। एक पॉइंट होता है आपका भावना, यदि आपके जैसे भी भाव आपके अंदर हैं, जैसे भी आपके भाव हैं, और भाव से ही हमारी जो ध्यान है वो जुड़ा हुआ है, भाव से हम जिस तरफ हमारा भाव अच्छा होता है उस तरफ हम मुड़ते हैं। आदत और शिक्षा, एक बिंदु आपका ये होता है, आदत व शिक्षा। आपकी आदत कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है, आप कैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, यदि ये आपकी जो सब है ये आपके अनुरूप है तो आपका जो ध्यान है वो आपका बिल्कुल अच्छे ढंग से कार्य करेगा, ध्यान आपका पूर्ण रूपेण वहां पर रहेगा। ये आपका ध्यान से संबंधित जो चीजें हैं, एक ध्यान की परिभाषा, ध्यान क्या होता है, एक ध्यान के हमने कार्य पढ़े 3-4 और एक ध्यान के हमने क्या पढ़े, कारक पढ़े, ध्यान देने योग्य कारक, मतलब हम किन किन चीजों पर ध्यान देते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं, ये चीजें हमने जो है अभी पढ़ी, ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे, अगला जो है इसमें यूनिट 4 में अगली जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण। क्या पढ़ेंगे हम, प्रत्यक्षीकरण। ये प्रत्यक्षीकरण क्या होता है ये हमको पढ़ना है, इसकी क्या अवधारणा है, इसको कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब आप देखिए, हम पूरे विश्व, एक विश्व बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया इतनी बड़ी है कि हम क्या करते हैं कि हर कार्य में हमारा पब्लिक से क्या होता है, काम पड़ता है। जैसे हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो उनसे हमको एक तरीके से क्या करना पड़ता है, उनसे निपटना पड़ता है। जैसे कभी कभी किसी से हमारी बहसबाजी हो जाती है, कभी कभी किसी से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो इन सारी चीजों में जो है हमारी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शामिल होती है, जैसे आकार है, आपका रूप है, आपका रंग है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर शामिल होती है। बाहरी दुनिया है जो आपके लिए बहुत आसान होती है, बाहरी दुनिया मतलब ज्यादातर जो चीजें हमको बाहर दिखाई दे रही है, और जो आंतरिक दुनिया है, जैसे माना कि आप एक व्यक्ति के ऊपर देखें, माना कि मैं हूं, मेरे बाहर के जो भाव हैं वो आपको सबको दिखाई देगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं, अरे भैया तू अंदर से क्या चाहता है, मतलब आंतरिक भाव जो होते हैं वो व्यक्ति के जटिल होते हैं। आंतरिक भावों को पहचानना व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है, और इसीलिए लोग जो है वो बाहरी व्यक्ति से उनको क्या डर नहीं लगता है, लेकिन वो आंतरिक चीजों से क्या करते हैं, डरते हैं, आंतरिक चीजों से क्या करते हैं, वो डरते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है वो प्रत्यक्षीकरण जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, और प्रत्यक्षीकरण के अंदर हम ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे और इनको हम क्लियर करेंगे। तो देखते हैं हम प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। प्रत्यक्षीकरण जो होता है, माना कि जैसे आपके कभी कभी हमको क्या होता है, कोई भ्रम हो जाता है। भ्रम का मतलब जैसे एक रस्सी हमने देखी, ये रस्सी ऐसे थी, है ना, इस रस्सी का हमें क्या हुआ, भ्रम हुआ, और हमने इस रस्सी को रस्सी नहीं समझकर क्या समझ लिया, सांप समझ लिया। जैसे माना कि कोई पेड़ है और पेड़ पर कोई व्हाइट कलर का कपड़ा है, तो वो हमको वहां पर मिल गया और हमने दूर से देख लिया, तो क्या होगा, हम उसको कोई अन्य कुछ चीजें समझ लें, हम उसको कोई अन्य भूत समझ लें, कोई व्यक्ति समझ लें, तो ये हमारा क्या होता है, एक भ्रम होता है। और प्रत्यक्षीकरण ये होता है जब हम कोई चीज को सामने देखें, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करें,
मतलब उसको हम एकदम क्लियर से देख पाए। जैसे माना कि हमने यहाँ पर दूर से इस रस्सी को देखा और दूर से हमने इसको क्या मान लिया, सर्प मान लिया, लेकिन हम जैसे ही इस रस्सी के क्या पहुंचे, नजदीक पहुंचे, यहाँ पर हमने देखा अरे ये तो चाप नहीं था, ये तो क्या थी, रस्सी थी, ये तो क्या थी, रस्सी। तो ये हमारा क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। ये हमारा क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। इससे हमको पता चला कि ये चाप नहीं, ये क्या था, प्रत्यक्षी वो रस्सी है, इसलिए ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। एक इसके अंदर जो प्रत्यक्षीकरण के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ आकृति आपकी आती हैं, उन आकृतियों का प्रत्यक्षीकरण जो है वो हम करते हैं। क्या करते हैं, आकृति का, आकृति और भूमि संबंध, आकृति भूमि संबंध, आकृति भूमि संबंध। ये जो हमारी है ना, ये आकृति की धारणा है। ये क्या है, आकृति की धारणा। आकृति की धारणा में हम पढ़ रहे हैं आकृति और भूमि का संबंध। अब इसके अनुसार हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, आपको पता है कि आकृति को पृष्ठभूमि में, मतलब हम कोई भी आकृति यहाँ पर बनाएंगे, माना कि मैंने ये यहाँ पर बनाया, तो इसके लिए एक पृष्ठभूमि मतलब एक आधार होता है। उस आधार को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस आकृति को उस आधार से हम अलग नहीं कर सकते। मतलब जैसे माना कि मैंने ये आकृति यहाँ पर बनाई, तो इसके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है और इस पृष्ठभूमि से इसको हम अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मतलब जैसे माना कि हमने एक मकान बनाया, मकान हमने एक नींव बनाई, नींव खोदी हमने, नींव में हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और प्लेटफॉर्म पर हमने मकान बनाया, तो हम उस मकान को और उस नींव को मतलब उसको हम अलग नहीं कर सकते। वो आपके लिए, माना कि एक सफेद हमारे पास में एक चौक है और चौक के टुकड़े से मैंने कोई भी, जैसे माना कि मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर से मैंने यहाँ पर एक गोल एक आकृति बनाई, ये क्या है, आकृति है। और इसकी पृष्ठभूमि क्या हो गया, जो हमारा ये बोर्ड है, ये क्या है, हमारा बोर्ड। ये बोर्ड क्या हो गया, आपका पृष्ठभूमि हो गया। क्या हो गया, ये पृष्ठभूमि। अब मुझे बताइए कि इस बोर्ड को मैं इस आकृति से इन दोनों को अलग कर सकता हूं क्या, अलग नहीं कर सकता, मैं इनको अलग नहीं कर सकता। ये हमारी आकृति की क्या होती है, धारणा होती है। आकृति की क्या होती है, धारणा होती है। क्यों नहीं अलग कर सकते आप इनको, क्योंकि एक तो इनके अंदर क्या होती है, निकटता होती है। ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु, इनके अंदर क्या होती है, निकटता होती है। निकटता मतलब आपने देखा होगा, ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड पर मैंने एक आकृति बनाई है, तो इन दोनों के अंदर क्या है, एक संबंध है, दोनों बहुत पास हैं, इसलिए ये दोनों अलग नहीं किए जा सकते। एक आपको देखते हैं समानता। समानता मतलब ये बोर्ड और ये एक आकृति, ये दोनों क्या हैं, एक समान है, मतलब एक स्थान पर है, एक जैसी है, एक समान है, बराबर के हैं, तो इसलिए इनको हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होंगी, ये एक जगह ही रहेंगी। ये हमारा क्या है, भूमि, वो आकृति और भूमि का क्या है, संबंध है। आगे हमारा जो है, आगे आता है हमारा अंतरिक्ष। ये तो है क्या हमारा भूमि का। अब हमारा आता है क्या है, अंतरिक्ष की धारणा। अब किसकी धारणा पढ़ेंगे हम, अंतरिक्ष की धारणा। अंतरिक्ष की धारणा। अंतरिक्ष की धारणा। अंतरिक्ष धारणा में, अंतरिक्ष आप जानते हैं अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष क्या है, आसमान में है और इसकी आकार और दूरी, आकार और दूरी, ये आपको पता है, ये आकार और दूरी क्या है इसकी, बहुत है। आकार और दूरी इसकी क्या है, बहुत है। और इसमें क्या है, अपन जो भी देखते हैं वो सब हमारा किसके द्वारा प्रदर्शित होता है,
रेटिना के द्वारा प्रदर्शित होता है। आज जैसे माना कि हम एक टीवी देखते हैं और टेलीविजन हमारे यहाँ पर जो है वो घर में लगा हुआ है। टेलीविजन हमारे क्या है, घर में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अंतरिक्ष में क्या होता है, एक सैटेलाइट होता है। क्या होता है, एक सैटेलाइट। सैटेलाइट किससे जुड़ा होता है, यहाँ पर उनका एक केंद्र होता है, जैसे अपन कहते हैं आकाशवाणी केंद्र पर ये अपना जो है सैटेलाइट क्या करता है, इन सारी सूचनाओं को यहाँ पर देता है और केंद्र के द्वारा जो है वो हमारे घरों तक जो लाइन के द्वारा या इसको हवा के द्वारा, तरंगों के द्वारा यहाँ पर पहुंचाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो रेटिना से संबंधित होती है। रेटिना हमारी आंख में भी होता है। आंख हमारी जो है वो दूर रखी हुई वस्तुओं को देखती है, तो रेटिना पर इसका क्या है, एक छाया चित्र जो है वो बनता है। तो ये सारी चीजें जो है अंतरिक्ष की जो धारणा है वो हमारी किसके ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है, रेटिना के ऊपर। इसकी क्या है, एक यदि अपन बात करें तो दूरी है ना, गहराई, ये चीजें भी क्या है, इसको प्रभावित करती है। दूरी अपन को पता है कि जैसे अपन आंखों से देख रहे हैं तो जो भी वस्तु जितनी भी दूर होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमको वो दिखाई देती है। और गहराई जैसे माना कि आपका जैसे हम नीचे देख रहे हैं तो जितना नीचे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाई देता है। जैसे माना कि आकार है, आकार में भी हम क्या है कि कोई भी वस्तु जितनी बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग हमको दिखाई देती है। एक संकेत आ गया इसमें, संकेतक जो आपने देखे हैं कि हम जब भी कहीं पर भी जाते हैं तो कोई संकेत भी हमें मिल जाते हैं तो उससे हम संकेतों से हम उसको समझ जाते हैं। उन संकेतों की मदद हमको जो है वो मिलती है और उनसे हम काफी चीजों का जो है वो अनुभव कर लेते हैं। अब संकेत में क्या है कि आपके कुछ दृश्य संकेत भी आ जाते हैं, कुछ वैसे आपके जैसे दृश्य में आपके आ जाएंगे। जैसे माना कि हमको कहीं मुड़ना है तो मुड़ने का संकेत ऐसे आपको दे दिया, सीधे चलने का संकेत दे दिया, ठीक है ना, आपको कुछ ऐसे मुड़ना है, ठीक है ना। तो ये सारे संकेत आपके दृश्य के अंदर आते हैं। ये संकेतों से हमको क्या होता है, बहुत मदद मिलती है। अब अपन पढ़ेंगे आगे इसमें स्मृति। क्या पढ़ेंगे आगे हम, स्मृति। ये आपका प्रत्यक्षीकरण है। अब हम पढ़ेंगे स्मृति मतलब याददाश्त। छोटी छोटी चीजों को आप मतलब इनका समझ लेंगे, आपको परीक्षा में एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आप परीक्षा में आसानी से इसके आंसर दे पाएंगे। अब अपन इसमें स्मृति बढ़ाने के प्रकार और रणनीति, ये दो चीज अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे स्मृति को बढ़ाने के क्या प्रकार और इसकी रणनीतियां। स्मृति क्या होती है, सबसे पहले तो अपन को यही समझना है कि स्मृति क्या होती है, मतलब याद करना, ठीक है ना। किसी चीज को आपने याद कर लिया और याद करके अपने दिमाग के अंदर जिसको बिठा लिया तो वो आपकी क्या है, अपन कह देते हैं कि वो हमारी याददाश्त में है, वो हमें याद है, मतलब उसको आप कभी भूले नहीं, तो वो आपकी हो गई स्मृति। मतलब वो आपको कभी भी कोई व्यक्ति उसके बारे में आपसे जानकारी लेगा, कभी भी कोई व्यक्ति आपसे इसके बारे में कुछ पूछेगा तो आप उसको तुरंत बता देंगे। ये आपकी क्या है, स्मृति है, ये आपकी याददाश्त है। स्मृति की प्रकृति क्या होती है, अपन स्मृति के बारे में कुछ पढ़ेंगे। स्मृति की प्रकृति, स्मृति की प्रकृति क्या होती है। स्मृति की प्रकृति की अपन बात करें तो नई जानकारी को धारण करने की क्षमता इसके अंदर होती है। नई जानकारी प्राप्त करने की क्षमता, नई जानकारी प्राप्त करने की क्षमता होती है। मतलब आपकी स्मृति यदि अच्छी है, आपकी स्मृति जो है, तो आप नई नई चीजों को क्या है जल्दी जल्दी जो है वो पढ़ेंगे, नई नई चीजों को जल्दी जल्दी जो है वो सीखेंगे। एक पिछले अनुभवों को याद कर रखना, पिछले अनुभवों को याद रखना। जो भी आपके पिछले अनुभव हैं, आप पिछले अनुभवों को क्या करेंगे, याद रख सकते हैं, किसके द्वारा,
स्मृति के द्वारा, और पहले से सीखे गए अनुभवों का भंडारण कर सकते हो। बात इसके अंदर एक ही आएगी, चाहे आप पिछले अनुभवों के बारे में बात कर सकते हो, याद रखना कर सकते हो, या इसका पिछले अनुभवों का भंडारण कर सकते हो। पिछले अनुभवों का भंडारण भी आप इसको कह सकते हो। मतलब यदि आपकी स्मृति जो है वो जितनी तेज है, जितनी कैपेसिटी आपकी है, उतने ही आप अनुभवों का क्या कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, या इनको आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर आपको जितनी स्मृति होगी, स्मृति के अकॉर्डिंग ये आपका चलता है। अब अपन पढ़ेंगे स्मृति के घटक। अब क्या पढ़ेंगे हम, स्मृति के घटक। स्मृति के क्या घटक होते हैं, ये हमने उसकी प्रकृति पढ़ी है, और हम पढ़ेंगे स्मृति के घटक। स्मृति के, यदि हम स्मृति के घटकों की बात करें तो सबसे पहला इसका घटक होता है सीखना। यदि आपकी स्मृति अच्छी है, आपकी स्मृति तेज है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो आपका जो सीखने का जो तरीका होगा, सीखने की जो स्थितियां होंगी, वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। एक आपकी इसके अंदर होती है भंडारण। भंडारण मतलब जो आप संग्रह कर रहे हैं किसी भी चीज, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी जो भी सीख रहे हैं, जो भी याद कर रहे हैं, वो उसका क्या हो रहा है, आपके अंदर भंडारण होता है। तो भंडारण में स्मृति जितनी आपकी अच्छी होगी, वो आपका क्या होगा, भंडारण भी उतना ही अच्छा होगा। एक होती है आपकी पुनर्प्राप्ति। एक क्या होती है आपकी पुनर्प्राप्ति। पुनर्प्राप्ति का मतलब होता है कि जो चीज आपने याद कर रखी है, आप जब चाहें उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आपको उस चीज की संबंधित आवश्यकता हो, तब उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी होती है पुनर्प्राप्ति। ये आपके स्मृति के 3 घटक हैं। अब अपन स्मृति के प्रकार पढ़ेंगे। अब अपन क्या पढ़ेंगे, स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार। यदि बात आती है कि स्मृति के प्रकारों की, तो सबसे पहली जो होती है एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी। एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी। एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब ये कुल मिलाकर यदि अपन इसको हिंदी में छोटे शब्द में देखें तो ये अल्पकालीन स्मृति होती है। ये कैसी होती है, अल्पकालीन स्मृति। अल्पकालीन स्मृति का मतलब होता है, अल्पकाल का मतलब होता है कम समय। ऐसी स्मृति या ऐसी याददाश्त जो कम समय के लिए रहती है, जो जिसको हम स्टोर कम समय के लिए कर सकते हैं, जिसका स्टोर हम कम समय के लिए कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जैसे माना कि हमने कोई भी चीज याद करी, और कोई भी चीज याद करने के बाद में हम थोड़ी देर बाद में, मतलब कुछ मिनटों के बाद में, 10-20 मिनट के बाद में, आधा घंटे के बाद में हम उस चीज को भूल गए, मतलब हमारी स्मृति में से वो चीज चली गई, तो वो हमारी जो स्मृति होती है ये अल्पकालीन स्मृति होती है, और इसको हम एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। एक होती है आपकी एलटीएम दीर्घकालीन स्मृति। एलटीएम मतलब दीर्घकालीन, दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, जो लंबे समय तक चले, मतलब ऐसी स्मृति जिसको हम एक बार याद कर लें किसी चीज को, तो एक बार याद करने के बाद में हमारी सालों साल तक यदि वो बातें जो हैं वो हमारे दिमाग में रहें, सालों साल तक वो हम उस चीज को नहीं भूलें, तो हम उसको कौन सी स्मृति के नाम से जानेंगे,
हम उसको LTM या दीर्घकालीन स्मृति के नाम से उसको हम जानते हैं। एक आपकी होती है अंतर्निहित स्मृति। अंतर्निहित स्मृति, अंतर्निहित स्मृति का मतलब होता है ऐसी स्मृति जो हमारे अंदर ही रहे। कभी कभी क्या होता है कि इसको हम अचेतन स्मृति के रूप में भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है अचेतन स्मृति। ये क्या है कि स्मृति किसी भी क्षण की जानकारी को बनाए रखने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। ये इसको विशेष रूप से कोई चीज याद नहीं की जाती है। जैसे माना कि आपने, जैसे ये टॉपिक जो है, ये बिंदु जो है वो आपको याद था, लेकिन आपने अपनी अंतर स्मृति के आधार पर इस टॉपिक का जो है वो वर्णन लिख दिया, मतलब उसका विश्लेषण लिख दिया, तो ये आपकी अंतर स्मृति होती है। मतलब उसकी जानकारी ऑलरेडी हमारे पास होती है और उस जानकारी के आधार पर हम उसके बारे में जो है वो विवरण लिखते हैं। एक होती है रिमोट मेमोरी। एक कैसी होती है? रिमोट मेमोरी। अब आप रिमोट का तो जानते ही है, रिमोट जो होता है दूर से ही हम कोई भी बटन दबाएं और हमारा वो काम हो जाए, तो ये होती है रिमोट मेमोरी। इसमें क्या होता है कि हमारी ये वाली अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों स्मृतियां शामिल होती हैं। जैसे ही हमारे अंदर कोई चीज जो है याद आती है, जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमारी जो मेमोरी है वो तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है जहां के बारे में हम जो है वो बातें कर रहे हैं या जहां के बारे में हम सोच रहे हैं। नंबर 5 पर जो हमारी आती है वो रटने की स्मृति होती है। रटने की स्मृति, जैसे कोई चीज आपने जो है वो याद की है, लेकिन कैसे याद किया? आपने उसको रटा है, उसको आपने क्या किया है? रटा है। तो रटने वाली जो ये स्मृति होती है। एक होती है संवेदी स्मृति। नंबर 6 पे यदि अपन बात करें तो होती है संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति भी आपकी जो है वो हमारी भावनाओं पर होती है। ये क्षण भंगुर होती है, मतलब कुछ समय में ये नष्ट भी हो जाती है। ये हमारी स्मृति का मतलब याददाश्त का ये सबसे छोटा रूप होता है और ये आमतौर पर यदि हम देखें तो ये कुछ समय के लिए ही आती है और कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाती है। कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? ये नष्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको हम संवेदी स्मृति के नाम से जानते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बुद्धि और उसकी IQ। बुद्धि और IQ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी चीजों को आप समझते जाएं और आप उनका विश्लेषण जो है वो आप अपने अनुसार करना सीख जाएं। बस यही आपके पास होने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों का मतलब समझें और उसके अर्थ को इतना समझ जाएं कि जब आपको लिखना पड़े तो आप आसानी से उसके बारे में जो है वो लिख सकें। बस ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। अब अपन पढ़ेंगे बुद्धि, ठीक है ना। और एक हम इसमें IQ से संबंधित चीजें भी पढ़े हैं। एक ये चीजें जो है वो मैंने पहले आपको बता रखी है कि बुद्धि क्या होती है, IQ क्या होता है। और IQ जो है बुद्धि लब्धि जिसको अपन कहते हैं, तो IQ जो है वो हमारी कितनी होती है, कैसे कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है, ये हमने सारी चीजें इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो है उसमें हमने बताया है। बुद्धि का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के अंदर सोचने की, समझने की, अनुभव करने की, समस्याओं का हल करने की, कि कोई भी समस्या यदि उसके जीवन में आती है तो वो उसको किस प्रकार हल करता है, कैसे हल करता है, कितनी जल्दी हल करता है, क्या सीखता है, कौन सी चीजों को सीखता है, कितनी जल्दी सीखता है, ये सारी चीजों की जो क्षमता होती है उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। और ये सभी व्यक्तियों में क्या होती है? अलग अलग होती है। हर आदमी में एक जैसी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है, हर आदमी में अलग अलग होती है। अब बुद्धि की प्रकृति कौन कौन सी होती है?
बुद्धि की प्रकृति कौन कौन सी होती है? तो पहली प्रकृति जो है वो खुफिया जानकारी। पहली यदि अपन कहें खुफिया जानकारी, खुफिया जानकारी मतलब कोई ऐसी जो है वो जानकारी जो, जैसे मैंने कोई ऐसी बात थी जो बहुत ही मतलब गोपनीय बात थी, लेकिन मैंने आपको बता दी, किसी को बता दी, लेकिन उस व्यक्ति ने वो बात जो है वो उसका वितरण कर दिया, मतलब उसको चारों तरफ बता दिया। तो ये होती है खुफिया जानकारी। और एक बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर होता है, व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत अंतर का मतलब माना कि मेरी बुद्धि कैसी है, आपकी कैसी है, उसकी कैसी है, हर व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसमें क्या होता है? अंतर होता है। और बुद्धि और उम्र में परिवर्तन होता है, बुद्धि व उम्र में परिवर्तन, बुद्धि और उम्र में परिवर्तन होता है। आपको पता है कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु, इसको हम बोल सकते हैं। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो है वो दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं और एक भी रह सकती हैं, या मानसिक आयु ज्यादा भी हो सकती है, वास्तविक आयु ज्यादा हो सकती है। ये सारी चीजें जो हैं वो अलग हो सकती है। एक अपन का यदि माने तो बुद्धि व लिंग, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बुद्धि का जो है वो आपको पता है कि अंतर होता है, कि हो सकता है किसी पुरुष के अंदर अधिक बुद्धि हो या महिला के अंदर अधिक बुद्धि। अपन पढ़ेंगे अब बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें यदि अपन बात करेंगे कौन कौन से कारक जो है वो बुद्धि को प्रभावित करते हैं, तो आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी का मतलब जैसे बच्चे के माता पिता होते हैं, उसके बच्चे के माता पिता के अकॉर्डिंग आनुवांशिक रूप से उस पर एक प्रभाव होता है और उसकी जो है वो बुद्धि लब्धि या उसकी बुद्धि जो है वो उसके अनुसार डिसाइड होती है। एक पर्यावरण या वातावरण भी इसको प्रभावित करता है, पर्यावरण या वातावरण मतलब वहां का माहौल कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, उससे भी हमारी जो बुद्धि है वो परिवर्तित होती है। एक हमारी जो बुद्धि जो परिवर्तित होती है वो होती है स्कूल का वातावरण। यदि बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाएगा तो विद्यालय का वातावरण कैसा है, उसके स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, इसके स्कूल का वातावरण कैसा है, तो ये भी उसको प्रभावित करता है। और जहां भी वो रहेगा वहां भी उसको प्रभावित करता है। एक उसकी आर्थिक स्थिति उसको प्रभावित करती है, उसकी बुद्धि को। आर्थिक स्थिति, यदि किसी बालक की माता पिता की आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, वो गरीब आदमी है, तो उसकी जो है बुद्धि उसको प्रभावित करेगी। एक जाति, बहुत से लोग जो हैं आजकल आपको पता है जातिगत भेदभाव रखते हैं और कुछ लोगों के अंदर ऐसी भावना होती है कि भाई इस जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार है या इस जाति के लोग पढ़ते हैं, आप उस जाति के हैं, आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या आपके पढ़ने से कोई काम नहीं है, आपकी तो बुद्धि, आपके अंदर बुद्धि नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इस बुद्धि को प्रभावित करती हैं। अब अपन को यहाँ पर एक गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो और पढ़ना है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ये क्या है, ये अपन का परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहता है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इसमें अपन का क्या पढ़ना है आपको, ये क्या होता है। देखिए यदि अपन बात करें तो हमें जो बहुत से लोग होते हैं
सभी लोगों में यदि अपन बात करें तो तीन तरह की जो है स्थितियां पाई जाती हैं, जिनमें जैसे कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग दृश्य चीजों से सीखते हैं, कुछ लोग श्रव्य चीजों चीजों से सीखते हैं, और कुछ लोग गतिज मतलब गति से सीखते हैं। ये तीन तरह के लोग जो है वो हमारे ज्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन यदि इन तीनों श्रेणियों से हम यदि अलग हटके बात करें तो सीखने की क्षमता जो है, व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता के और भी अनेक सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांतों से यहाँ पर हमारे जो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर है कि एक व्यक्ति के अंदर, बहु का मतलब होता है अनेक, अनेक बुद्धि भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। मतलब एक व्यक्ति जो है उसके अंदर इतनी क्षमताएं होती हैं कि वह एक ही व्यक्ति अपने अंदर एक से अधिक मतलब 2, 3, 4, 5, 6 या अनेक जो है वो बुद्धि को रखने वाला होता है, अनेक ज्ञानों को रखने वाला होता है। जैसे यदि अपन इनको बात करेंगे तो सबसे पहले शारीरिक और गतिज बुद्धि। शारीरिक, इसमें यदि अपन आगे बात करें शारीरिक गतिज बुद्धि, कि एक व्यक्ति ऐसा है उसके अंदर जो है शारीरिक और गतिज बुद्धि मतलब शरीर और वस्तुओं दोनों को समझने की बुद्धि उसके अंदर है। वो अपने दिमाग से अपनी बुद्धि के द्वारा शारीरिक और गतिशील, मतलब ये शारीरिक और गति मतलब जो गति करती हैं, जो गतिशील वस्तुएं हैं, उनको वो समझने में सक्षम है, उनको वो आसानी से समझ सकता है, आसानी से उनको कंट्रोल कर सकता है, आसानी से उनको नियंत्रित कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा एक एथलीट खिलाड़ी मतलब खेलने वाला जो खिलाड़ी है, एक नृत्य करने वाला जो व्यक्ति है, एक शिल्पकार है, कोई कला जिसके अंदर है, ये सारी चीजें आपकी इसी के अंदर आती हैं, शारीरिक और गतिज बुद्धि के अंदर। एक अस्तित्व परक बुद्धि, एक होता है आपका अस्तित्व परक बुद्धि। अस्तित्व परक बुद्धि का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने या अन्य व्यक्तियों के अस्तित्व को पहचाने कि भाई इनका अस्तित्व क्या है, इनका महत्व क्या है, उनको जो व्यक्ति पहचानता है वो अस्तित्व परक बुद्धि मानी जाती है। ये जो है व्यक्ति ये संवेदनशील होते हैं और कठिन से कठिन समस्याओं का आसानी से ये खोज, आसानी से उनका समाधान खोज लेते हैं। एक पारस्परिक बुद्धिमत्ता, पारस्परिक बुद्धिमत्ता, पारस्परिक बुद्धिमत्ता जो है वो जब कोई भी व्यक्ति संवाद के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा अपने एक दूसरे व्यक्ति के साथ में जो है वो बुद्धि का परीक्षण करता है, बुद्धि को की बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, तो हम उसको पारस्परिक बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो है वो दोनों की बुद्धि से मिलाकर वो कार्य करता है। एक अंत है वैयक्तिक बुद्धि होती है, अंत वैयक्तिक बुद्धि। अंत वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है जो व्यक्ति की अंदर की बुद्धि होती है। जैसे हमारे बुजुर्ग जो है, आपने देखा होगा कहते हुए, बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि भैया तेरे हिये घटकी फूट गई का। हिये घटकी फूटने का मतलब कि व्यक्ति के अंदर एक अंतः बुद्धि होती है, अंतः बुद्धि के द्वारा वो व्यक्ति क्या है आगे की बातों को वो है वो सोचता है। और एक होती है मौखिक भाषाई बुद्धि, एक कौन सी होती है मौखिक भाषाई बुद्धि। मतलब कोई व्यक्ति यदि मौखिक रूप से अपना जवाब देने में सक्षम है, अपनी भाषा का उसको एक अच्छा ज्ञान है, तो वो आपकी मौखिक भाषाई बुद्धि के अंदर आता है। एक तार्किक गणितीय बुद्धि, एक होती है तार्किक
एक क्या होती है आपकी संगीत बुद्धि, और संगीत बुद्धि जो होती है ये आपकी संगीत के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मतलब संगीत में ये रुचि को दिखाती है। एक प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, एक होती है आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि ये आपकी जो है वो प्रकृति के आधार पर चलती है, मतलब प्राकृतिक जो दुनिया है, जो प्रकृति है उसके बारे में उसकी कितनी क्षमता है, उसका कितना ज्ञान है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी प्रकृति पर चलती है। एक स्थानिक बुद्धि होती है, नौवीं होती है आपकी स्थानिक बुद्धि, ये होती है आपकी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जो होती है वो आपकी जो, जैसे कोई भी व्यक्ति जो है जहां का रहने वाला है, जहां की वो रहता है, जहां पर कुछ पहेलियां चलती हैं, कुछ कहावतें चलती हैं, कुछ भूल भुलैया चलती हैं, जैसे कोई भी जो है कोई मूर्तिकार है, कोई चित्रकला बनाता है, कोई वास्तुकार है, वो ऐसे कैरियर की कल्पना करने की क्षमता उसके अंदर होती है। जैसे इसमें अपन देख सकते हैं एक पायलट होता है, एक नाविक होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर अपन को आती है। तो ये बुद्धि हमारी जो है इसके अंदर पाई जाती है। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसमें प्रेरणा, एक अपन इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है प्रेरणा। प्रेरणा को अपन और देख लेते हैं, इसके बाद आज की वीडियो को हम जो है वो यहीं पर खत्म करेंगे। प्रेरणा शब्द का नाम आपने सुना है कि प्रेरणा जो है वो क्या होती है। प्रेरणा का मतलब होता है, जैसे माना कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करना नहीं जानता है, मैं किसी कार्य को करना नहीं जानता हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मैंने उस कार्य को करने की क्या प्राप्त कर ली, प्रेरणा प्राप्त कर ली। मतलब मैं उस कार्य को करने के बारे में दूसरे व्यक्ति से सीख रहा हूं, तो ये हमारी जो होती है वो प्रेरणा होती है, और दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है मैंने उसको सीख लिया है, तो ये प्रेरणा हो गई। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, प्रेरणा की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं में सबसे पहले आ जाएगी आपकी ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का संचलन। मतलब अब यदि आपने किसी व्यक्ति से किसी कार्य को करने की प्रेरणा प्राप्त की है, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। एक आपकी होती है दृढ़ता, आप किसी भी प्रेरणा से जब कार्य करेंगे तो आपके अंदर एक दृढ़ता आएगी, आप उस कार्य को करने की क्षमता रखेंगे। एक होती है परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता। जब आप किसी कार्य की प्रेरणा प्राप्त करेंगे तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन से आप किसी चीज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक लक्ष्य प्राप्ति, आप प्रेरणा के द्वारा क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक प्रेरणा का एक चक्र होता है। चक्र का मतलब एक श्रृंखला होती है कि इस श्रृंखला को अपन कैसे कर सकते हैं। ये श्रृंखला में आपका सबसे पहले यहाँ पर जो है अपन एक मैंने यहाँ पर एक गोले बनाए। एक होता है मोटे, एक क्या होता है मोटे, एक होता है गोल, एक क्या होता है गोल, और एक होता है बिहेवियर, एक होता है बिहेवियर। मतलब सबसे पहले आपको जो है उद्देश्य बनाना पड़ेगा। मोटिव का मतलब होता है यहाँ पर उद्देश्य, यहाँ पर क्या हो गया इसका मतलब उद्देश्य। ये क्या हो गया आपका लक्ष्य, ये क्या हो गया आपका व्यवहार, ये क्या है आपका प्रेरणा चक्र है, ये क्या है आपका प्रेरणा चक्र। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका प्रेरणा चक्र है। प्रेरणा चक्र में सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आपका उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बाद में आप जो है वो लक्ष्य बनाते हैं, और लक्ष्य के बाद में आपका क्या होता है व्यवहार जो है वो आपके काम आता है। मतलब आपका व्यवहार जो है वो एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये हमारा क्या है एक प्रेरणा का चक्र। मतलब प्रेरणा आपकी इस प्रकार से कार्य करती है।
यदि आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न कोई पूछा जाता है कि भाई प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा चक्र को आप समझाइए, तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रेरणा के बारे में बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे। उसके बाद में आप इसको थोड़ा सा डायग्राम बना करके और आप इसको कर सकते हैं, ऐसे इसको दर्शा सकते हैं, ऐसे इसको हम दर्शा सकते हैं। ये उद्देश्य, उद्देश्य के बाद आया आपका लक्ष्य, और लक्ष्य से आपका जो है वो व्यवहार निर्धारित होता है। ये हमारा जो है आज की यूनिट 4 जो है उसमें से हमने कुछ मूल चीजें, मुख्य चीजें जो है वो आपको निकाल करके आपके सामने हमने आपको समझाई है, समझाने का प्रयास किया है, और हमें ऐसी आशा है कि आपको ये चीजें जो है वो समझ में आई हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखना, और डेली जो है जब भी हम वीडियो डालते हैं, कुछ बच्चे जो है बोलते हैं कि भाई डेली वीडियो डालें, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है हमारे साथ उचित नहीं बैठ पा रही है कि हम आपको डेली जो है वीडियो रिकॉर्ड कर पाए, कुछ कार्य की वजह से। लेकिन फिर भी हम 1-2 दिन में प्रयास करते हैं कि आपको डेली भी डालने का प्रयास करें, या आपको ज्यादा से ज्यादा चीज डालने का प्रयास करें। तो भैया आप डेली जो है हमारी वीडियो को आप लगातार देखिए, जब भी हम आपको टाइम मिलता है तो हम आपके लिए अच्छी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपने मैं देखता हूं कि बहुत से बच्चों ने जो है वो हमारा चैनल बराबर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भैया सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दिया करो, कमेंट उसमें कर दिया करो, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ठीक है ना, या आप कोई नई चीज चाहते हैं तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है इनसे आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको अच्छी चीजें जो है वो प्राप्त हो रही है, और इससे जो है वो हमारा जो है एक मनोबल जो है वो बहुत बढ़ता है, हमको एक कॉन्फिडेंस आता है, हम आपकी सपोर्ट से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। तो आपको इसी बात को कहकर हम आज की वीडियो का एंड करेंगे। आप हमारे चैनल को लगातार देखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक और कमेंट करिए, और अपने दूसरे दोस्तों तक भी आप इसको पहुंचाइए। जल्द से जल्द हम आपके लिए बहुत अच्छी चीजें जो है वो आपको लेकर आएंगे, और भी योजना बनाकर हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। हम लगातार आपके लिए अच्छे कार्यों में प्रयासरत रहेंगे। अब आगे आपका काम है कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हमारे जो आप वीडियो के लिए सपोर्ट करते हैं, या जो भी आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।